नमस्कार स्टूडेंट्स। राजकीय कला कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं धर्म सिंह मीणा, सहायक प्रोफेसर अर्थशास्त्र। आज आपके सामने अर्थशास्त्र विषय का जो सिलेबस है बीए पार्ट सेकंड का, उसको आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस कोविड-19 के इस दौर में, महामारी के इस दौर में हमारा महाविद्यालय प्रशासन और राजस्थान सरकार के प्रयासों के माध्यम से हम आप लोगों से जो दूसरे माध्यम है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उनके माध्यम से आपसे जुड़ना चाहते हैं। और उसी कड़ी में ये फैसला लिया गया है कि आपके साथ सिलेबस डिस्कस किया जाए और बताया जाए कि आपको इकोनॉमिक्स में बीए सेकेंड ईयर में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और सिलेबस के महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपके साथ साझा करना है। तो मैं आपको बता दूं कि वैसे तो ये सिलेबस आपको मिल जाएगा, आप यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की साइट पे यदि जा कर के देखोगे तो, और उसमें आप यदि अपने 1920 का सिलेबस यदि डाउनलोड करोगे तो यही सिलेबस आपको मिलेगा। थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम पोर्शन है वो इतना ही रहेगा। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जो सिलेबस है वो किस प्रकार से है। चूँकि आपकी फ़र्स्ट ईयर में पेपर नहीं हुए, हालांकि फर्स्ट ईयर में एक पेपर अपना हो गया था, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट एंड मेथड। सेकंड पेपर नहीं हो पाया था, तो आपको स्कीम पता लग चुकी होगी कि कोटा यूनिवर्सिटी की जो स्कीम है वो किस प्रकार से है, कितने मार्क्स का पेपर होता है, और और इसके अतिरिक्त कितने टाइम का होता है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपको पता होंगे कि कितने प्रश्न आते हैं। तो ये सारी बातें आपको पता हैं। फिर भी मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, बहुत शॉर्ट में हम लोग बात करेंगे। जब भी ऑफलाइन क्लासेस शुरू होंगी उसके बाद हम ज़्यादा डिस्कस कर लेंगे। आप यहाँ पर देखोगे कि 3 घंटे का पेपर होता है, और 3 घंटे के पेपर में 75 मार्क्स का मटेरियल आता है। और ये 75 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको 3 सेक्शंस में बांटा गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि सेक्शन ए में जो क्वेश्चंस होते हैं वो 10 क्वेश्चन होते हैं, 1 मार्क्स के होते हैं ईच, और उनकी जो वर्ड लिमिट होती है वो 20 वर्ड्स होती है। यानी आपको उनकी जो आंसर राइटिंग है वो सिर्फ 20 शब्दों तक ही करनी है। तो ये छोटे क्वेश्चंस होते हैं। इसके बाद सेक्शन बी होता है। तो सेक्शन बी में मैं आपको बता दूं, अर्थशास्त्र के पेपर की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट पेपर का अभी डिस्कशन चल रहा है। तो सेक्शन बी में जो होता है वो नंबर ऑफ़ जो क्वेश्चन होते हैं वो प्रत्येक यूनिट से, ईच यूनिट से 2 क्वेश्चन होते हैं, और चॉइस आपको मिलती है, दोनों में से किसी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। यानी क्वेश्चंस आपके सामने 10 होते हैं, लेकिन उनमें से आपको 5 ही अटेम्प्ट करने होते हैं। तो इस वाले सेगमेंट में 35 मार्क्स को ये कैरी करता है। पहला सेगमेंट था वो 10 मार्क्स को कैरी करता है। और जो सेक्शन सी है उसके अंतर्गत आपको लॉन्ग आंसर यानी ऐसे आंसर टाइप के जो हैं वो, यानी मोर देन 500 जो वर्ड्स के जो आंसर्स हैं वो आपको मिलेंगे। और इसमें आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, 4 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। और जो ईच क्वेश्चन है वो 15 मार्क्स को कैरी करेगा। 15 नंबर का एक प्रश्न होगा, और जो 15 नंबर का एक प्रश्न होगा, इस हिसाब से ये जो सेक्शन है वो 30 नंबर का है। तो आप देख पाओगे 30 + 35 + 10, यानी जो टोटल पेपर है वो हमारा कितने का है, 75 मार्क्स का है। तो ये तो बात हो गई हमारे स्कीम की, पेपर के पैटर्न का। उसके बाद मैं आपको बता दूं, सिलेबस आप लोग देखते चलना, थोड़ा सा डिस्कस अभी सिर्फ सिलेबस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, पढ़ाई हम बाद में करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पहली यूनिट है वो कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड है। पेपर का नाम जो है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक था, मैं बताना ही भूल गया। जो पहला पेपर का नाम है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप देख पाओगे कि कंज्यूमर बिहेवियर है वो हमारी पहली यूनिट है। और कंज्यूमर बिहेवियर, चूँकि इकोनॉमिक्स की शुरुआत जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की होती है वो यहीं से होती है। तो आप देखोगे कि पहला टॉपिक है वो उपयोगिता का है, यूटिलिटी का है। और यूटिलिटी के जो दोनों अप्रोच हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल, यानी मार्शल का अप्रोच और हिक्स का अप्रोच, दोनों एक साथ दिए हैं सिलेबस में। डिटेल में हम इनको बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद इंडिफरेंस कर्व है, उदासीनता वक्र है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। आप नोट भी करते चलें, क्योंकि वीडियो आपके सामने होगा तो आप नोट कर सकते हो। उपभोक्ता का संतुलन,
मैं आपको बता दूं, कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच का मतलब है यहाँ पर गणनावाचक और क्रमवाचक दृष्टिकोण। इंडिफरेंस कर्व का मतलब यहाँ पर है उदासीनता वक्र। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब है यहाँ पर उपभोक्ता का संतुलन। प्राइस इफेक्ट यानी कीमत प्रभाव। इनकम इफेक्ट यानी आय प्रभाव। और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट जो है यानी प्रतिस्थापन प्रभाव। कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अतिरिक्त हिक्स एंड जो स्लट्सकी का अप्रोच है, जो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट को अलग करने के जो मेथड हैं, वो हिक्स और स्लट्सकी दोनों ने दिए थे, तो वो हमारे सिलेबस में मेंशन है। इसके अतिरिक्त जो टाइप ऑफ गुड्स होती है हमारी, नॉर्मल, इन्फीरियर और गिफिन गुड्स के संबंध में ये प्रभाव कैसे काम करता है, उसके बारे में बात की गई है। और जो पहली यूनिट काफ़ी लेंदी है, बड़ी है। इसके बाद आप डिमांड कर्व की हम लोग बात करेंगे, दोनों तरीके का। ऑर्डिनरी डिमांड कर्व है और कॉम्पेंसेटेड है, यानी साधारण मांग वक्र है और क्षतिपूरक मांग वक्र है। इसके अलावा एंजल कर्व है और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, जिसमें तीनों प्रकार की डिमांड हमारे सिलेबस में है। इलास्टिसिटी के तीनों टाइप्स, प्राइस इलास्टिसिटी है, इनकम इलास्टिसिटी है एंड क्रॉस इलास्टिसिटी है, यानी मांग की लोच के तीनों प्रकार, कीमत लोच, आय लोच और जो क्रॉस इलास्टिसिटी है, ये भी हमारे सिलेबस का हिस्सा हैं। इसके अतिरिक्त कंज्यूमर सरप्लस यानी उपभोक्ता की जो बचत है, ये भी हमारे सिलेबस का हिस्सा है। तो पहली यूनिट आपको ढंग से देखनी है। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड यूनिट की तरफ। पहली यूनिट काफ़ी लेंदी थी, जो कि कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड थी। सेकंड यूनिट में आप देख पाओगे यहाँ पर कि सेकंड यूनिट है वो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट से रिलेटेड है। तो ये आप नोट कर लें कि थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट में क्या आता है, थोड़ा सा देख ले। उत्पादक का व्यवहार कैसा होता है और कैसे हम लोग उसके इक्विलिब्रियम को मापते हैं, देखते हैं, वो यहाँ पर देखा जाएगा। कैसे एक फर्म का इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन क्या है, रिटर्न टू स्केल क्या है। लेकिन मैं आपको टॉपिक वाइज बता दूं यहाँ पर कि प्रोडक्शन फंक्शन यानी उत्पादन फलन, आइसोक्वांट यानी समुत्पाद, फैक्टर सब्स्टिट्यूशन यानी साधन प्रतिस्थापन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन यानी जो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है वो, उत्पत्ति के नियम, रिटर्न टू स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल यानी पैमाने की मितव्यताएँ, डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड देयर इंटररिलेशन यानी जो लागत की विभिन्न अवधारणाएं हैं और उनके मध्य अंतर संबंध, एंड देन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म यानी फर्म का संतुलन किस प्रकार से होगा, और विस्तार पथ। यहाँ पर सिर्फ सिलेबस की बात हो रही है, इसमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसका डिस्कशन हम अलग से करेंगे यूनिट वाइज जब पढ़ेंगे तो आपसे निश्चित तौर पर तब बात की जाएगी। अभी हम बहुत सिंपल वे में यहाँ पर इनको देखना चाह रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि यूनिट जो थर्ड है मार्केट स्ट्रक्चर की है, यानी बाज़ार के बारे में बताया गया है पूरा, और बाज़ार के बारे में कि बाज़ार के जो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं। तो हमारे सिलेबस के हिसाब से हमारे परफेक्ट और इम्परफेक्ट मार्केट यानी पूर्ण प्रतियोगिता है और अपूर्ण प्रतियोगिता है, और इसके अंतर्गत फर्म का जो संतुलन है वो, इसके अलावा मोनोपोली और उसके अंतर्गत जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है यानी कीमत विभेद है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। मेजर ऑफ मोनोपोली पावर यानी किस प्रकार से हम एकाधिकारी शक्ति का माप कर सकते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे। मेजर ऑफ मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली यानी यहाँ पर एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता और अल्पाधिकार के बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पर कि यूनिट 4 शुरू हो गई है, और ये जो यूनिट 4 है वो साधन कीमत से संबंधित है। साधन कीमत में आप देखोगे कि फैक्टर प्राइसिंग में कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण का जो सीमांत उत्पादकता सिद्धांत है वो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ थ्योरी, वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। इसके अतिरिक्त यहाँ पर आप देखोगे कि थ्योरीज ऑफ वेज डिटर्मिनेशन है, यानी मजदूरी का निर्धारण आप कैसे करोगे, उसके सिद्धांत कौन कौन से हैं। फिर मजदूरी और उसकी कलेक्टिव बार्गेनिंग से क्या संबंध है, यानी जो सामूहिक सौदेबाजी है वो मजदूरी की दरों को किस प्रकार से इफेक्ट करती है। वेज डिफरेंशियल्स क्या है, कीमत जो और इसके अतिरिक्त इसमें आप रेंट देखोगे, लगान और दुर्लभता लगान है, विभिन्न प्रकार की लगान है, आभासी लगान यानी क्वासी रेंट है। इसके बाद आप ब्याज को देखोगे, इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट की जो थ्योरीज हैं क्लासिकल और कीनसियन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे कि लाभ
इनोवेशन यानी नवप्रवर्तन, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी की जो थ्योरीज है उनके बारे में हम लोग इस यूनिट में पढ़ेंगे। ये भी यूनिट काफ़ी बड़ी है, लेकिन सिलेबस के हिसाब से हमें ये पढ़ना है। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो आप पाओगे कि जो यूनिट 5 है वो वेलफेयर इकोनॉमिक्स की है। देखने में ये यूनिट काफ़ी छोटी लगती है लेकिन महत्वपूर्ण है। और प्रॉब्लम इन मेजरिंग वेलफेयर यानी कल्याण, चूँकि जो वेलफेयर होता है वो एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए इसको मेजरमेंट करने में जो प्रॉब्लम्स आती है वो यहाँ पर हम देखेंगे। और इसके जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, यानी क्लासिकल वेलफेयर इकोनॉमिक्स क्या है, यानी जो प्रतिष्ठित कल्याणकारी अर्थशास्त्र है उसको हम पढ़ेंगे। फिर पेरेटो के क्राइटेरिया को हम पढ़ेंगे, वैल्यू जजमेंट को हम पढ़ेंगे, यानी मूल्यगत निर्णय है वो क्या होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बहुत जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा बनता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल वेलफेयर फंक्शन यानी सामाजिक कल्याण फलन क्या है, और कॉम्पेंसेशन प्रिंसिपल ऑफ काल्डर एंड हिक्स, यानी हिक्स और काल्डर का जो क्षतिपूरक सिद्धांत है कल्याण से संबंधित, उसको भी हम पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ सजेस्टेड बुक है, तो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए, हालांकि हिंदी मीडियम के भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जिन स्टूडेंट्स को जिस मीडियम में ज़्यादा सहूलियत फील होती है आप उसी हिसाब से पढ़ सकते हो। तो मैं यहाँ पर बता दूँ कि जो कॉट्सोनियस हैं, ये हमारी बुक है मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स, आप इसको पढ़ सकते हो। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस इसको प्रसार जारी करती है और बहुत अच्छी किताब है, बेसिक बुक के रूप में माना जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स की। तो कॉट्सोनियस को आप पढ़ सकते हो। इसके अतिरिक्त लिप्से और क्रिस्टल वाली बुक को देख सकते हो, लाइब्रेरी में भी हमारी कॉलेज की में ये अवेलेबल है। दोनों ही किताब आपको लाइब्रेरी में मिल सकती हैं। और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए ही जो इजीली अवेलेबल बुक है वो है एच.एल. आहूजा। एच.एल. आहूजा आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी, लेकिन बीए के हिसाब से मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, आप लोग लक्ष्मी नारायण नाथुराम का की जो बीएसटी अर्थशास्त्र है सीबीएच की, उसे भी आप लोग पढ़ सकते हो, रेफ़र कर सकते हो। ये भी किताब काफ़ी अच्छी है और ये आपके सिलेबस को कवर करेगी। तो ये हालांकि एमएल झिंगन भी है, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ये फर्स्ट ईयर के बच्चों के, सॉरी सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए इतना काफ़ी है। यदि कोई टॉपिक नहीं मिलता है तो उसे हम लोग डिस्कस कर लेंगे क्लास में। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि हम अगले पेपर का भी डिस्कशन करेंगे, बीए पार्ट सेकंड का भी का जो दूसरा पेपर है, दूसरा पेपर इकोनॉमी ऑफ राजस्थान का है एक पेपर तो, और दूसरा जो है हमारा, मैं आपको बता दूं इकोनॉमी ऑफ राजस्थान के अतिरिक्त जो दूसरा पेपर है वो है हमारा मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का। तो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स और राजस्थान इकोनॉमी ऑफ राजस्थान के 2 पेपर हैं, इनमें से कोई एक पेपर आपको लेना होगा। तो जिन बच्चों की मैथमेटिक्स अच्छी है वो मैथमेटिकल पेपर लें, जिनकी थ्योरी अच्छी है वो राजस्थान की इकोनॉमी ले। क्लास में दोनों ही चलते हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। इकोनॉमी ऑफ राजस्थान के लिए आप लोग लक्ष्मीनारायण नाथुराम का की बुक ले सकते हैं, बहुत अच्छी किताब है। इसके अतिरिक्त जो इकोनॉमिक रिव्यू है, आर्थिक समीक्षा है, वो आपको लेनी ही है। तो ये 2 चीज़ें आपको इसके लिए पढ़नी है। सिलेबस का डिस्कशन हम अगले वीडियो में करेंगे। अभी मैंने सिर्फ आपको मोटे तौर पर जो है पहले पेपर के बारे में बता दिया है। तो फर्स्ट पेपर का डिस्कशन मेरे सामने आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले वीडियो में आपके सामने मैं अगले पेपर के साथ आऊँगा। तो आप लोग इस कोविड-19 के दौर में पढ़ाई अपनी जारी रखें, करियर के बारे में सोचते रहें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम का पालन करते हुए। और जैसे ही कॉलेज खुलेगी आप लोग अपनी पढ़ाई को एक नए रूप में शुरू करना। तो तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा। सबको ऑल द बेस्ट। और इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि अब आप लोग तैयारी करना शुरू कर दें, और जो भी अपडेट होगी किसी भी चीज़ से रिलेटेड वो आपको कॉलेज के इस चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।